बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 23 वाक्य विचार। शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। मतलब जिसने कहा है उसकी पूरी बात पता चले, वह वाक्य है। उदाहरण है, पंकज एक अच्छा मित्र है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। ये इसके उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरण से वाक्य अथवा शब्द समूह की क्रमबद्धता से पंकज के अच्छे मित्र होने का पूर्ण भाव का पता चलता है। यदि उसकी क्रमबद्धता बदल दी जाए तो भाव अस्पष्ट हो जाएगा। यदि अगर हम इसका क्रमबद्ध बदल जाए, अब लिख दें एक पंकज अच्छा मित्र है, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। यह जो वाक्य है वो सही नहीं कहलाएगा। अतः क्रमबद्धता होनी अति आवश्यक है। अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। इसमें पहला पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब है सरल वाक्य। उपयुक्त रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, पर विचार करने से पूर्ण वाक्य रचना के 2 तत्व को जानना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। एक तो काम करने वाला होता है और एक वह काम है जो हो रहा है। इसके मुख्य 2 खंड होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय है वाक्य में जिसके द्वारा उद्देश्य की क्रिया या विशेषता बताई जाती है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे प्रेरणा खेलती है, तो प्रेरणा क्या हो गया? उद्देश्य। और खेलती है हो गया विधेय। तो प्रेरणा यहाँ पर उद्देश्य है क्योंकि प्रेरणा के बारे में बात की जा रही है, और खेलती है यहाँ पर विधेय हो गया। अब आता है पहला सरल वाक्य। जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, अर्थात दोनों एक एक ही होते हैं, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि बिजली चमकती है, तो इसमें बिजली भी एक ही है और चमकती है भी एक ही है। सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही एक एक पाए जाते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ये सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिजली चमकती है, तो बिजली चमकना एक सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा वाक्य को अर्थात उद्देश्य को विधेय एक से अधिक हो तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे राहुल और, तो 2 हो गए उद्देश्य, राहुल भी और नितिन भी। राहुल और नितिन खाना खा रहे हैं, ये 2 उद्देश्य है। तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य सरल हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं भोजन करके लेटा ही था कि सुरेंद्र बुलाने आ गया, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। पहला विधिवाचक वाक्य। इस वाक्य में
किसी बात के होने का बोध होता है वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो यह विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें खाने का, खा चुका होने का बोध हमें हो रहा है कि उसने खाना खा लिया है। अब है दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने अभी स्नान नहीं किया, तो यह निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। ग आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की आज्ञा होने का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम खाना खा लो, तुम यह मत करो, तो यह सब आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। घ प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रश्न का होने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ गई थी? क्या तुम सो रहे हो? ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। ड विस्मयाबोधक वाक्य। अब इन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध होता है, वे शब्द विस्मयाबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ओह मेरा सिर, हाय मेरे राम, ये सभी शब्द विस्मयाबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। च संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह का बोध होता है वे वाक्य संदेहवाचक शब्द वाक्य कहलाते हैं। क्या उसने खाना खा लिया होगा? वो कहाँ गया होगा? ये सभी संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। छ इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा या कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सफल हो। मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं दिल से कामना करती हूँ कि तुम युद्ध में विजयी हो। तो ये इच्छावाचक बोध वाक्य के उदाहरण हैं। अगला है हमारा ज संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य से दूसरे वाक्य की संभावना पर आधारित होते हैं उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, यदि आप भोजन करें तो मैं भी कर लूँगा, यदि तुम काम करोगी तो मैं भी कर लूँगी, तुम मेरी सेवा करोगी तो मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगी। तो ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः ये संकेतवाचक वाक्य हैं। अब वाक्य की नियम की रचना यहाँ पर दी गई है। कर। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने को कर्म कहते हैं। जिसे हरि कृष्ण ने भोजन किया, इस वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म बाद में क्रिया को रखा गया है। नियम, इसके निम्नलिखित नियम है। पहला, हिंदी वाक्य में शुरू में कर्ता, सबसे पहले कौन आता है? कर्ता। मध्य में कर्म यानी जो कार्य किया जा रहा है वह, अंत में क्रिया आती है। सबसे अंत में क्रिया का आगमन होता है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। जैसे कि प्रेरणा ने भोजन किया, तो प्रेरणा क्या है? कर्ता। भोजन कर्म है और क्रिया है करना। तो इस तरीके से सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद में क्रिया आती है। उद्देश्य या कर्म के विस्तार को कर्ता के पहले एवं विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय पहले रखना चाहिए। जैसे कि बच्चे
अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। तीसरा, कर्ता व कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान एवं करण कारक आते हैं। जैसे स्वाति ने घर की अलमारी से हिमांशु के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। अगला है संबंध। संबोधन शुरू में आता है। संबोधन क्या होता है? शुरू में आता है। हे प्रभु, आपको मुझको सद्बुद्धि दीजिए। तो हे प्रभु क्या है? संबोधन, जो कि प्रारंभ में वाक्य के शुरू में आता है। अगला है क्रिया विशेषण, क्रिया से पहले आते हैं। जैसे कि दीपांशु तेज दौड़ता है, तो इसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ना। तो और दौड़ना क्या है? क्रिया। तो क्रिया विशेषण जो हैं वो क्रिया से सदैव पहले आते हैं। तो तेज दौड़ना, तेज उसका विशेषण है और दौड़ना उसकी क्रिया है। अगला है विशेषण विशेष से पहले आते हैं। जैसे कि मेरी पीली फ्रॉक कहीं नहीं मिल रही। अब फ्रॉक की विशेषता क्या है? कि वह पीली है। तो वह पीली जो है उसकी विशेषता है जो उससे पहले आ रही है। मेरी पीली फ्रॉक कहीं नहीं मिल रही है। अगला है प्रश्नवाचक पद या उस संज्ञा से पूर्ण आता है। प्रश्नवाचक पद शब्द, प्रश्नवाचक पद या शब्द दोनों में से जो भी हो वो संज्ञा से पहले आता है। उदाहरण है कैसे दीपू सो रहा है। क्या दीपू सो रहा है? क्या है उदाहरण? क्या दीपू सो रहा है? तो यह संज्ञा से पूर्व आ रहा है। अब है अन्वय। वाक्य में विभिन्न पदों या शब्दों का लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार मेल अन्वय कहलाता है। यह मेल कर्ता, क्रिया, कर्म क्रिया और क्रिया संज्ञा का होता है। जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है। कर्ता और क्रिया का मेल। वाक्य रचना में कर्ता और क्रिया का मेल निम्नलिखित दर्शाया गया है। यदि कृतवाच्य वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो उसकी क्रिया में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होंगे। जिससे प्रेरणा विद्यालय जाती है। यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो तो अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो तो इस कर्ताओं की क्रिया उस लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे पीयूष और नितिन जाते हैं। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हो तो दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग होती है। जैसे कि राजा रानी, माता पिता खड़े हैं, चाचा चाची बैठे हैं। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता हो और दोनों के बीच और संयोजन आए तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होती है। जैसे राधा और कृष्ण वन को गए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला है यदि वाक्य में दो वचनों तथा लिंगों के अनेक कर्ता हो, जिसमें कर्ता एक से ज्यादा हो, तो क्रिया बहुवचन होती है और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक बालक, दो व्यक्ति तथा 3 स्त्रियां जाती हैं। अगर यहाँ स्त्री बीच में आ जाती और 2 व्यक्ति पीछे आता तो आता 2 व्यक्ति जाते हैं। यदि व्याकरण में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय या व रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे कि
शाम की 7 कुर्सियां व एक टीवी बिक गया। यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक ही वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम के अनुसार होगी, जैसे वह और मैं सोऊंगा, तुम कृष्ण और मैं दिल्ली जाऊंगा। कर्म और क्रिया का मेल। वाक्य रचना में कर्म और क्रिया का मेल निम्नलिखित प्रकार से होता है। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति में युक्त हो, यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की को विभक्त नहीं हो, तो उसी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे कि आशा रानी से पुस्तक पढ़ी। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्त चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में होती है। जैसे कि मैंने अशोक को बुलाया और तुमने उसे देखा। यदि कर्ता को प्रयत्न से युक्त हो तो कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आए तो क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। जैसे कि तुमने पुस्तक पढ़नी नहीं आती। यदि एक ही लिंग अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में ही बहुवचन की होगी। जैसे कि हरीश ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो ये बहुवचन का संकेत है। यदि एक ही लिंग वचन के प्राणवाचक और अप्राणवाचक, यदि एक ही लिंग वचन के प्राणीवाचक एवं अप्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन ही होती है। जैसे कि उदाहरण है, मैंने एक गाय और भैंस खरीदी। यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय और आए और संयोजक से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होती है। कर्ण ने दही और रोटी खाई। संज्ञा और सर्वनाम का मेल। वाक्य रचना में संज्ञा और सर्वनाम के मेल को निम्नलिखित प्रकार से देखा है। पहला, वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है और जिसके बदले में उसका प्रयोग होता है। जैसे कि लड़कियां भी ये ही हैं, लड़के वे ही हैं। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आ जाता है तो पुल्लिंग बहुवचन हो जाता है। जैसे कि रमेश और सुरेश दिल्ली गए हैं, वे 2 दिन बाद लौटेंगे। अब है हमारा अभ्यास कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। कम शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को कहते हैं अनुच्छेद, वाक्य, भाषा या संज्ञा, तो वाक्य कहते हैं। ख जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो वह कहलाता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या सभी, वह सरल वाक्य कहलाता है। ग जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है वह कहलाता है प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या विविध वाचक, तो वह निषेधवाचक कहलाता है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क बड़े भाई को कहते हैं ज्येष्ठ, तो क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुलभ।
ग भाववाच्य में प्रधानता को रिक्त स्थान मिलती है। घ तुम खाना खा लो वाक्य सरल वाक्य है। खाना खा लो यह आज्ञा वाचक है। द जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। अब है यहाँ पर हमें सुमेल करना है अर्थात मिलान करना है। मैं खा चुका हूँ यह निश्चित वाचक मैं खाना, मैंने खाना नहीं खाया यह निषेधवाचक है। तुम खाना खा लो यह आज्ञावाचक है। क्या तुम सो रहे हो यह प्रश्नवाचक है। ओह मेरा सिर फट गया यह विस्मयाबोधक है। मैं खाना खा चुका हूँ यह विधिवाचक का उदाहरण है। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों के दो उदाहरण लिखिए। अब विस्मयाबोधक वाचक के इसमें मेरा सिर, ओह मेरा सिर, हे प्रभु, संदेहवाचक में वो क्या कर रहा होगा। संदेहवाचक का उदाहरण होगा क्या उसने खाना खाया होगा, और दूसरा होगा संदेहवाचक का वो क्या कर चुकी होगी, वो कहाँ तक पहुंच गई होगी। अब है इच्छावाचक। इच्छावाचक का उदाहरण है पहला, आपकी मेरी ऐसी कामना है कि आप विजय हो। मैं आशा करती हूँ आपको पत्र मिल गया होगा। आशा करती हूँ कि आप विजयी हो। प्रश्न घ, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक में मैं खाना खा चुका हूँ, मैं कल आऊंगा, यह विधिवाचक के उदाहरण हैं। निषेधवाचक। निषेधवाचक में मैं आज वहां नहीं जाऊंगी, मैंने आज खाना नहीं बनाया है, यह निषेधवाचक के उदाहरण हैं। आज्ञावाचक, तुम पढ़ाई कर लो, यह आज्ञावाचक का उदाहरण है। तुम यह काम मत करो या तुम खाना खा लो, यह आज्ञावाचक का उदाहरण है। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का क्या तुम खाना खाओगे, कहाँ जा रही हो, यह प्रश्नवाचक का उदाहरण है। अब है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, उद्देश्य और विधेय की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि राम कल गया था, तो यहाँ पर राम शब्द जो है वह उद्देश्य है। विधेय यह है
उद्देश्य को छोड़कर अन्य सारा वाक्य जो है वह विधेय कहलाता है। विधेय के अंतर्गत उद्देश्य को छोड़कर सारा वाक्य सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि राम जो शब्द है हमारा वह उद्देश्य था, उसके अलावा वो पूरा संपूर्ण शब्द विधेय कहलाएगा। अब है प्रश्न दूसरा, वाक्य क्रम किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न, वाक्य क्रम किसे कहते हैं, उसे उदाहरण से बताना है। तो वाक्यों का क्रम में लिखा जाना अति आवश्यक है, जिसके द्वारा वे अपना एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। अतः प्रत्येक वाक्य को क्रम में लिखना आवश्यक है। किसी भी वाक्य में सबसे पहले जो नियम है वह यह है, सबसे पहले कर्ता फिर कर्म, बाद में क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। वाक्य की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य को क्रम में लिखना अति आवश्यक होता है ताकि वह वाक्य सार्थक वाक्य कहलाए। वाक्य को क्रम में लिखने के लिए सबसे पहला क्रम कर्ता, बाद में कर्म, क्रम से अगला क्रिया होनी चाहिए। प्रश्न घ, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। रचना की दृष्टि से वाक्य के क्रम अन्वय दो भेद होते हैं, पहला क्रम तथा दूसरा अन्वय। प्रश्न ड, मिश्रित वाक्य की साधारण परिभाषा दीजिए। मिश्रित वाक्य रचना की दृष्टि से जो भाग्यों का भेद होता है उसका विधारण, उसका भेद है। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा अंग वाक्य को, अर्थात जिसमें उद्देश्य या विधेय एक से अधिक होते हैं, उनमें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन और मोहन दोनों साथ खाना खा रहे हैं, तो यह एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।